माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसके वन शॉट लेक्चर की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना है टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उसमें डेली एमसीक्यूज, साथ ही साथ जो भी नोट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी लेक्चर्स 12 से रिलेटेड आते रहेंगे उसकी भी अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वन शॉट पूरा चैप्टर कवर करने वाले, चैप्टर नंबर 1। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि कम से कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कवर हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब सबसे वर्ड आपको समझना जरूरी है, कॉर्पोरेट मतलब क्या। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट तो इसका मतलब होता है बिजनेस फर्म। और कॉर्पोरेट वर्ड कब मिलता है पता है? जब कंपनी को लगातार प्रॉफिट मिलता हो, लगातार कंपनी को जब प्रॉफिट मिलता हो। और जब मैं कंपनी की बात कर रहा हूं ना, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी तो इट मींस जॉइंट स्टॉक कंपनी। समझ में आ रही बात? जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी का टर्नओवर अच्छा खासा होता है, उसके बाद वो कंपनी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको उस कंपनी गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, तो उस कंपनी को कॉर्पोरेट का तबगा मिल जाता है। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस तो इट मींस इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कॉर्पोरेट जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी को मदद करता है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस है: मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंग देखते क्या बोलता है। मीनिंग क्या कहता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज एन एरिया ऑफ फाइनेंस दैट डील्स विद द सोर्स ऑफ फंडिंग and the capital structure of the corporation. It deals how the corporation arrange the funding resources, capital structure and make the investment decision. देखो भाई साहब, आपको समझने की जरूरत क्या है? आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिर्फ 2 मतलब होता है। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। क्या कहा मैंने? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। आपको फंड्स क्या करना है? अरेंज करना है। और फंड्स अरेंज करने के बाद उस फंड्स को आपको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, आपको फंड्स को इस्तेमाल करना है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस 2 चीजों में डील करता है कि भाई साहब हमको फंड्स अरेंज करना है, तो मैं जहां से फंड्स अरेंज करूंगा उसका सोर्स क्या है? ओनर से ला रहा हूं, बोरोवर से ला रहा हूं, लोन से ला रहा हूं, डिबेंचर से ला रहा हूं, बॉन्ड होल्डर से ला रहा हूं। तो मैं जहां से पैसे अरेंज करूंगा, जिन जिन सोर्सेस से मैं पैसा लूंगा वो मेरे सोर्सेस है। अच्छा, लाने के बाद मुझे एक और चीज देखना है कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब मैं ओनर से कितना पैसा लेकर आऊंगा, मैं बोरोवर से कितना पैसा लेकर आऊंगा, क्योंकि उनको भी मुझे मैनेज करना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पैसा मैंने कलेक्ट करके लेकर आया है उसका इस्तेमाल मैं कहां कर रहा हूं और उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी भी कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है। इसीलिए हेनरी क्या कहना चाहते हैं कि हेनरी कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। किसी भी तरीके के बिजनेस कॉर्पोरेशन में फंड्स को पैसे को एक्वायर्ड करना, कलेक्ट करना, सोर्सेस करना, कहां से पैसे आए उसको कलेक्ट करो और उस पैसे का आप इस्तेमाल करो, यूज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस कहां पर इस्तेमाल होता है देखो। The main aim of corporate finance is to increase the shareholders' value that help the manager to be able to balance capital funding between investment in projects that increase the long-term profitability and sustainability of the company. मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस मदद करता है कि शेयर होल्डर का वैल्यू जो है वो बढ़ना चाहिए, बिकॉज शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो उनकी वैल्यूज बढ़ेगी। अरे जब उनकी वैल्यूज बढ़ेगी ना तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, उनका भरोसा बढ़ेगा। उनकी वैल्यूज बढ़ाने का काम कॉर्पोरेट फाइनेंस करता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस देखता है कि हम जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और उस पैसे को हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो लॉन्ग टर्म नेचर में है या नहीं, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हमें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलेगा, टिकेगा कि नहीं, ये भी हमें देखना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? पहला इंपॉर्टेंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस किसी भी तरीके के नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या किसी भी कंपनी को अगर सर्वाइवल भी करना है तो उसे लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना है, क्योंकि अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तभी जाके नया प्रोडक्ट बनेगा और उसके अंदर कुछ इनोवेशंस आएगा, तो ही वो सारी चीजें मार्केट में बिकने वाली है। एक कंपनी कॉर्पोरेट फाइनेंस का यानी जो पैसा है उसको पैसे को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी। मेरे प्रोडक्ट में नया क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट में मैं नया क्या कर सकता हूँ, क्या इनोवेटिव कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा ओल्ड आइडिया उसमें कुछ नए चेंजेस कर सकता हूँ क्या, ये सारी चीजें देखने का मेन मकसद क्या है? पैसा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पैसा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, मैनेजिंग रिस्क, आपको क्या करना है? रिस्क को क्या करना है? मैनेज करना है। कंपनी हैज टू मैनेज मेनी रिस्क। सडन फॉल इन सेल्स, कभी कभी सेल्स धड़ाम से नीचे गिर जाता है, तो उस टाइम पे कंपनी बंद कर दो कि क्या? नहीं, तो वहां पर कॉर्पोरेट फाइनेंस मदद करेगा कि एटलीस्ट आपने कुछ बैकअप में पैसे रखे हैं तो वो सर्वाइवल में काम आता है। जैसे लॉकडाउन लग गया तो बिजनेस में अगर पैसा नहीं होगा तो लॉकडाउन सर्वाइवल कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर अपने इनकम में से छोटा सा हिस्सा साइड में निकाल के रखते हैं, ताकि कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा बुरा वक्त आ गया तो उसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद नेचुरल कैलामिटी में लॉस हो जाता है तो बिजनेस बंद कर दो, छोड़ दो, नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस एक प्रपोजल्स रखता है, एक पर्टिकुलर पार्ट हम लोगों का इनकम का प्रोपोर्शनेट बेसिस पर साइड में रखता है, ताकि ऐसे डाउनफॉल में वो मदद मिलना चाहिए। लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, द कंपनी नीड्स टू फाइनेंस मीट दिस कंटीजेंसी। कभी भी ऐसे इवेंट्स आते हैं तो उसको फेस करने के लिए हमें पैसे चाहिए, और वो पैसा रहेगा तो ही हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद पे डिविडेंड इंटरेस्ट। भाई साहब पैसा है, पैसा है, आपने ओनर से पैसा लिया, आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया, आपने प्रेफरेंस से पैसा लिया, आपने इक्विटी से पैसा लिया, बदले में उनको क्या देना है? डिविडेंड। पैसा है तो ही तो दे सकते हो। आपने बैंक से पैसा लिया, आपने डिबेंचर के थ्रू पैसा लिया, आपने बॉन्ड के थ्रू पैसा लिया, आपने फिक्स डिपॉजिट, आपने पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे लिए हैं, आपको उनको इंटरेस्ट देना है। कब दे सकते हो? जब आपके पास क्या हो? फाइनेंसेस हो। हेल्पफुल इन मेकिंग कैपिटल रेजिंग डिसीजन। भाई साहब अगर आपने पैसा जमा करना है तो आपकी कंपनी के पास कुछ तो सिक्योरिटीज होनी चाहिए बेचने के लिए। जैसे हम शेयर्स को बेचकर पैसा जमा कर सकते हैं, हम डिबेंचर को पैसे बेचकर पैसा ले सकते हैं, हम बॉन्ड को बेचकर पैसा ले सकते हैं। अगर हम चाहे तो हमारे जो असेट्स उसको मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों से हमें क्या मिलेगा? इन सारी चीजों से हमें मिलता है पैसे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अपने पास जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर तरीके से क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अरे भाई साहब अगर आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो वो आपका वेस्टेज नहीं होगा, और अगर आपने वेस्टेज कम कर दिया ना तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड में है, तो हमें उन चीजों को क्या करना? प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि हमें फ्यूचर में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और अगर हम रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे ना तो भाई साहब आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके लिए तुरुप का इक्का सोने पे सुहागा हो सकता है। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। देखो भाई साहब बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा लगता है, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको पैसा लगेगा, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसी के लिए बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप जिस प्रीमाइसेस में रहते हो उसका रेंट हो सकता है, आपके पास लोग काम कर रहे हैं उसको सैलरी देना होगा, आपको कुछ पीरियोडिकल एक्सपेंसेस होंगे, आपको रेंट पे करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे करने हैं, आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, आपको एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर आपके पास कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो आपका फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आपके फाइनेंसेस को वो मैनेज करेगा, आपके आवन और जावन को मैनेज करेगा, आपके पास जो पैसा है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है, वो दोनों का बैलेंस करने को ही कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। भाई साहब आपके कंपनी में है पैसा तो बिजनेस को करने का डाइवर्सिफाई, मतलब एक से ज्यादा बिजनेस करो,
या बिजनेस को करो एक्सपांशन। तो पैसा है तो एक्सपांशन है, पैसा है तो डाइवर्सिफिकेशन है, पैसा है तो आप ग्लोबल मार्केट में भी एंटर हो सकते हो, पैसा है तो आप अपने मल्टीपल ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, और अगर पैसा नहीं है तो आप वहां पर ही चुप बैठने का। ठीक है, तो यहां पर अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लोगे, आप कॉर्पोरेट फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल मैनेजर्स आपको बताएंगे, फाइनेंशियल एडवाइस देंगे कि आपके बिजनेस के पास जो पैसा है वो एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रॉपर है या नहीं, और क्या हमारे पास जो कम शॉर्टेज है क्या हम उसको शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू रेज कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको फाइनेंस एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई साहब पैसे की जरूरत तो आपको पड़नी ही है। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से पैसे की जरूरत है। कैपिटल इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज एंटरप्रेन्योर ब्रिंग टुगेदर। भाई बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाएगा उसको भी हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो हर बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल प्लान का होना जरूरी है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल प्लान होगा तो अगर आपने वो फाइनेंशियल प्लान प्रेजेंट में बनाया तो वो फ्यूचर के लिए आपको जरूरत है, साबित होने वाला है। तो हमको दो तरीके की कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस में दो तरीके की कैपिटल की जरूरत होती है। बिजनेस खड़ा करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल चाहिए। बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको कौन सा कैपिटल चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए कौन सा कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल। क्या बोला मैंने? बिजनेस खड़ा करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कैपिटल चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल। बट बिजनेस चलाने के लिए आपको कौन सा कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रही बात? नाउ अब हम लोग सीखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फिक्स कैपिटल से। क्या कह रहा है देखो, फिक्स कैपिटल इज कैपिटल और मनी दैट इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट। आप अगर आपने बिजनेस में पैसा कंपनी के फिक्स एसेट में लगाया है तो आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो। When the business invest money in the fixed asset is known as fixed capital। जब बिजनेस पैसा कहां लगा रहा है? फिक्स कैपिटल में लगा रहा है, फिक्स एसेट्स में लगा रहा है, उसको हम फिक्स कैपिटल बोलेंगे। These are the assets we repeatedly use a long period of a time। These assets are durable in nature like land, building, plant and machinery, furniture, fixture, motor car, motor van। ये जितने भी चीजों की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये एक ही बार खरीदना है। जमीन आप एक बार खरीदोगे सालों साल बिजनेस चलाओगे, बिल्डिंग आप एक बार खड़ा करोगे सालों साल बिजनेस करोगे, प्लांट एक बार आप खरीदोगे सालों साल बिजनेस करोगे। यानी जब आप कोई भी तरीके का पैसा किसी भी कंपनी के फिक्स एसेट्स में लगाते हो तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल आप सालों साल करने वाले हो और उसका एडवांटेज आपको आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में देखने के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर्स। अभी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेस का फिक्स कैपिटल को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। भाई साहब अगर आपका बिजनेस कौन से नेचर का है, भाई साहब आपका बिजनेस कौन से नेचर का है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जो फिक्स कैपिटल लगेगा वो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या आप सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में हो। यानी आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम कर रहे हो तो हो सकता है कंपैरेटिवली आपको कम पैसा लगे। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, वेदर यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या आप डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में हो। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है कि पैसा आपको कहां पर कैसा लगने वाला है। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन कहता है कि आपको बिजनेस कैसा चला। अगर आप लार्ज स्केल में बिजनेस करोगे, लार्ज मतलब बहुत, जैसे कोको कोला की फैक्ट्री हो गई, थम्स अप की फैक्ट्रीज हो गई, बिस्लरी की फैक्ट्री हो गई, ये लॉन्ग बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े ऑपरेशन करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं, तो उनको फिक्स कैपिटल भी वैसा लगेगा। उनकी जमीनें बड़ी बड़ी होगी, उनके पास कई बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उनके लाखों वर्कर्स काम कर रहे होंगे, तो उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है। जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है उसका फिक्स कैपिटल भी बड़ा होता है, और जो छोटे लेवल पर काम करेगा उसको छोटा बिजनेस का कैपिटल लगने वाला है। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन।
अगर आप बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी अगर आप कंपनी चाहती है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे, अगर किसी भी कंपनी का प्लान है कि हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करें, और वो चाहती है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करे, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करेगी तो उसको कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। कम नंबर, अगर वो कम प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो उसको फिक्स कैपिटल भी कम लगने वाला है। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। अब आपको कौन से फिक्स एसेट चाहिए? अब आप सिंपल सी बात है, आप अगर वो एसेट्स परचेस करोगे, आपके पास एक ऑप्शन है, उसके लिए भी पैसे लगेंगे, और अगर आप वो एसेट्स लीज पर लोगे तो भी आपको पैसे लगेंगे। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस है, खरीदना है या लीज पर लेना है, खरीदना है या लीज पर लेना है। तो जो ऑप्शंस वो सूट करेगी, अगर वो खरीदना चाहती है तो उसका कॉस्ट ज्यादा है, लीज पर लेगी, भाड़े पर लेगी तो उसका कॉस्ट कम है। तो कंपनी अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से काम करती है। नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल। मतलब जब बिजनेस की मतलब देश की इकोनॉमी में जब बूम आता है, बूम मतलब तेजी आती है, तो बिजनेस में तेजी आती है। इफ अगर हमारे बिजनेस के अंदर तेजी आती है, बूम वाला पीरियड आता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन फिक्स एसेट में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना, इन्वेस्ट करना पसंद करता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। अरे इकोनॉमी बढ़ गई, अरे इकोनॉमी बढ़ गई तो प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इकोनॉमी बढ़ गई तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाओ। और अगर वही टाइम रिसेशन का आया तो आपका इकोनॉमी नीचे गिर रहा है तो प्रोडक्शन भी आपको नीचे गिराना होगा, क्योंकि वो रिसेशन पीरियड होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप बिजनेस बूम में हो तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, रिसेशन में तो फिक्स कैपिटल थोड़ा सा कम लगेगा, आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते हो। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। अरे बिजनेस को हमें क्या करना है, डेवलप करना है। जब मैं नए बिजनेस को डेवलप करने की बात करूंगा, नए बिजनेस को खड़ा करने की बात करूंगा, तो सर जी क्या चाहिए आपको, पैसा। बड़े लेवल पे बिजनेस करूंगा, बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा फिक्स कैपिटल चाहिए। छोटे लेवल पे बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, कम पैसा चाहिए, लेकिन पैसा तो चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक। आप किस टेक्निक में पैसा लगाना चाहते हो, मतलब आपके पास कौन सी टेक्निक है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हो, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हो, तो दो तरीके। अगर आप लेबर पर काम कर रहे हो, यानी आपकी जो फैक्ट्री है वो लेबर के बदौलत चल रही है, तो आपको थोड़ा सा कम पैसा लगेगा। लेकिन अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करो, जहां पर आपको बहुत ज्यादा मशीन्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी और आपका प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा तेजी हो जाएगी, लेकिन तेजी लाने के लिए आपको मशीन है और मशीन आपका कॉस्टली होता है, तो फिक्स कैपिटल भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हो, जहां पर आपका पूरा बिजनेस लेबर्स के ऊपर डिपेंड है, तो हो सकता है वहां पर आपको फिक्स कैपिटल थोड़ा सा कम लगेगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। आपको क्या करना, कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी बिजनेस के साथ डील करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कोलैबोरेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, यूज वन अनदर फैसिलिटी, एक दूसरे की फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमको फिक्स एसेट्स कम ज्यादा लग सकता है। मतलब जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बैंक है, banks are using each other's ATM, thus saving on individual cost for setting ATM by each bank। अभी देखो, मैं अगर जैसे एसबीआई बोले कि मैं पूरी इंडिया में मेरे ही एटीएम्स होने चाहिए, तो उसके लिए खर्चा ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप एटीएम से आप किसी भी एटीएम कार्ड अगर आपके पास है तो आप किसी भी एटीएम से आके पैसा निकाल सकते हो, तो हर बैंक को अपना एटीएम सेटअप करने की जरूरत नहीं है, उनका इंडिविजुअल कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब तक हमने क्या देखा था, फिक्स्ड कैपिटल। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले अभी हम लोग, वर्किंग कैपिटल। अब मैंने आपको कुछ बताया था, बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल। बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रही बात। वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, टिपिकली मींस फर्म्स होल्डिंग of current or short term assets such as cash receivable, inventory, marketable security. It is known as circulating capital। आपके पास फिक्स एसेट है, आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्स है, ये एक साथ लगा दिया, बस बात खलास, आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत
नहीं है, वो फिक्स कैपिटल। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? मेहनत, आपको लगेगा पैसा। आप कैश रिसीवेबल डेटर्स में मैनेज करो, आप कैश में मैनेज करो, आपके पास स्टॉक है जो इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस का खड़ा करना जरूरी है, लेकिन उस बिजनेस खड़े किए गए बिजनेस को बिजनेस चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उस पैसे को हम लोग कहते हैं सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स है भाई साहब? फैक्टर्स आपके तो नॉर्मली सब भी सेम है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो भाई साहब आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल भी ज्यादा होगा। आपका अगर नेचर ऑफ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है तो आपका लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। तो आपका इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। किसी का इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ करेगा तो उसका वर्किंग कैपिटल भी ग्रो हो जाएगा। अगर इंडस्ट्री रिसेशन पीरियड में जा रही है तो उसका वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा। साइज ऑफ बिजनेस, बड़ा बिजनेस जैसे मैकडोनल्ड हो गया, मैकडोनल्ड के लिए वर्किंग कैपिटल बहुत हाई है, लेकिन एक उसके सामने जो बड़ा पास सेंटर वाला होगा उसका वर्किंग कैपिटल बहुत ही लो होगा, क्योंकि उसका बिजनेस का साइज बहुत ही छोटा है। तो इट डिपेंड्स बिजनेस टू बिजनेस के किसका वर्किंग कैपिटल कितना हो सकता है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हम किस एफिशिएंसी पर क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब फर्म का ऑपरेशंस, फर्म की ऑपरेटिंग कैपेसिटी एफिशिएंट है। अगर बहुत अच्छी तरीके से फर्म काम कर रही है तो उसे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है वो। लेकिन अगर जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत कम है तो उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगने वाला है। क्लियर? बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। अरे जब बिजनेस बहुत ही ज्यादा बूम में होगा तो ज्यादा बूम में है, मतलब बिजनेस अब टॉप पर जा रहा है, तो उसमें आपको आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्शन तो आपको ज्यादा स्टॉक में डील करना होगा। अगर आप ज्यादा स्टॉक में डील करते हो तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस रिसेशन पीरियड में है तो आपका डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो वर्किंग कैपिटल भी आपका कम हो जाने वाला है। नेक्स्ट, क्रेडिट पॉलिसी। क्या बोलता है बेटा? क्रेडिट पॉलिसी। अभी देखो मेरे यहाँ पे जो आपके बिजनेस के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी होती है ना, वो हमेशा लिबरल होनी चाहिए। अरे मतलब बहुत ज्यादा आपका एक कस्टमर है, वो लेकर गया सामान, अब कस्टमर सामान लेकर तो गया, पैसा लाकर कब देगा? तो हमें उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड करना चाहिए कि भाई साहब अगर आप लेगा हम आपको 7 दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे, हम आपको 15 दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे, हम आपको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देंगे। अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी एकदम लीनियंट है, अच्छी है, तो आपको पैसा ज्यादा आएगा, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट कर सकते हो। कस्टमर सामान लेके चला गया, साल भर पैसा नहीं दे रहा है, तो आपका बिजनेस कब तक चलेगा? कभी नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने हर कस्टमर को छूट दिया, ना तो पैसा कलेक्ट करने के लिए किसी को भेज रहे हो, तो आपका बिजनेस क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी। अरे भाई साहब आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अगर आपके कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी क्या करती है? उस कंपनी के प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा साइड में निकाल के रखती है ताकि वो फ्यूचर कंटिजेंसीज में काम आए। तो बचे हुए हिस्से में क्या देना है? डिविडेंड देना है। तो अगर आपकी डिविडेंड पॉलिसी में कहती है कि डिविडेंड हायर रेट पर देना है तो वो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर डिविडेंड लो रेट पर देना है तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा, तो वो वर्किंग कैपिटल आपका वहां पर फ्लक्चुएट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? चेंज इन प्राइस लेवल। भाई साहब आपके प्राइस लेवल बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी वर्किंग कैपिटल को। रीजन क्या है? When the rise in the price will acquire the firm to maintain the large amount of working capital। अरे प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा मैनेज करना है, क्योंकि आपको मोर फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है? तो इन दैट लेवल आपको अपने करंट असेट्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब आप बिजनेस की बात करते हो, बिजनेस बढ़ाने की बात करते हो, फ्यूचर में सोचते हो बिजनेस बढ़ेगा, तो बड़ा बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आपको फिक्स कैपिटल चाहिए ना तो आपको वर्किंग कैपिटल, क्योंकि खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अरे भाई साहब मेरा एक क्लास है, मैंने बाजू वाला रूम भी ले लिया तो उसका रेंट बढ़ गया कि नहीं? रेंट बढ़ गया। बेंचेस पे तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एसी पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, पंखे पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बोर्ड पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन खर्चे तो बढ़ गए। इलेक्ट्रिसिटी तो हर बार आएगी। अगर मैं ग्रोथ करूंगा, मैं अगर बिजनेस को एक्सपांड करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे खर्चे बढ़ने वाले हैं, और अगर मेरे खर्चे बढ़ेंगे तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने वाली है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट, एक्सेस टू मनी मार्केट।
वर्किंग कैपिटल के लिए आप कहां पे जाओ, मनी मार्केट। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट क्या करता है, ट्रेड सिक्योरिटीज में डील करता है, ट्रेड क्रेडिट में डील करता है। आप बिल ऑफ एक्सचेंज को गिरवी रखकर उसे पैसे लिक्विडेट कर सकते हो। तो मनी मार्केट क्या करता है, आपको इजीली फंड को मोबिलाइज करने का, फंड को सर्कुलेट करने का भी आपको मतलब मौका देती है। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन ही आपको डिलीटेड किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मुझे पैसा चाहिए, अब मैं जो पैसा लेकर आऊंगा वो कहां से लेकर आऊंगा। तो सर आप जो पैसा लेकर आओगे आपके पास दो तरीका है। अगर आप ओन फंड के थ्रू पैसा लेकर आओगे, ठीक है, या आप ओड फंड के थ्रू पैसा लेकर आओगे, तो ये दोनों के बीच के जो रेशियोज है ना, ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। कि मुझे देखना है कि भाई मेरा डेब्ट और इक्विटी मैनेज हो रहा है कि नहीं। मैंने बाहर वालों से 5 लाख ले लिया, मेरे पास देने के लिए 2 लाख ही है, तो बाहर वाले मुझे कूट देंगे, है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। तो मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से मेंटेन करना है कि बिजनेस लंबे समय तक चलते रहना चाहिए। तो भाई साहब इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, तो भाई साहब इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आपका है इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे आपको पता है ये सारी चीजें हमको डिटेल में पढ़नी है। क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग ओन कैपिटल कहते हैं, रिस्क कैपिटल कहते हैं, वेंचर कैपिटल कहता है। मतलब जब कोई भी बंदा कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाता है, कहां पे लगाता है पैसा, इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाता है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे। और इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो क्या वो प्रोवाइड करता है, परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है, जो बिजनेस के पूरे लाइफ टाइम में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलो प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल क्या कहता है कि भाई साहब ये आपका टेम्परेरी कैपिटल है, इसको हम लोग ओनर, जो ये ओनर ही है, इक्विटी शेयर होल्डर अगर आपका ओनर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आपका ओनर है। लेकिन ये ओनर क्या है, टेम्परेरी, क्योंकि इसको भाई साहब टाइम टू टाइम डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल का रिपेमेंट भी मिलेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी हो रहा है और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, इसीलिए इसको वोटिंग राइट लिमिटेड है और इसको पूरे बिजनेस को कंट्रोल करने का अधिकार भी लिमिटेड है। क्योंकि जब इसका प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स के बारे में बात होगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड उसके डिविडेंड पर अगर कोई डिसीजन अफेक्ट करता है तो ही उसे बोलने का अधिकार, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा साइड में निकाल के रखती है टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसी। फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसमें पैसे की जरूरत है, कहां से लाएगी, रिटेन अर्निंग के थ्रू लाएगी। ठीक है, जब बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल जो पैसा कमाया उसमें से एक साइड में पैसा निकाल कर रखा है, उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ बोरोड कैपिटल। तो बोरोड मतलब लोगों से लोन लेना है। लोन आप कहां से ले सकते हो, तो आपके पास तरीका है डिबेंचर्स के थ्रू, आप लोन के थ्रू पैसा ले सकते हो, आप पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा, ये तीनों के तीनों को बदले में आपको क्या देना है, आपको बदले में इसको देना है इंटरेस्ट, क्योंकि ये भाई साहब बन जाएंगे आपके क्रेडिटर्स और क्रेडिटर को आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। इसमें बॉन्ड होल्डर का भी नाम आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे जरूर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।